नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज की नेक्स्ट क्लास पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं राइजोपस और एल्ब्यूगो की। देखेंगे कितना हम लोग लेकर चल पाते हैं। और कल की क्लास में हमने कुछ स्पेशल फंगस की चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको सिनकाइट्रियम बताया था। हमने कहा था सिनकाइट्रियम सिलेबस में तो नहीं है टीजीटी पीजीटी के, लेकिन सिनकाइट्रियम जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन, कैटिडियोमाइसिटीज से जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछता है और 3-4 क्वेश्चन सिनकाइट्रियम से आते हैं। वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। हमने कल सेप्रोलेग्निया भी पढ़ाया था, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी में फंगस के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन से यह कहकर कि आपको ये दिया गया है, उस बेस पर आपके सिनकाइट्रियम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके सैप्रोलेग्निया से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और पूरा फंगस नहीं, उसमें 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछता है। अब चूंकि जो एग्जाम हो गया है वो एनालिटिकल हो गया है और मैचिंग असर्शन रीजन, तो हमें चीजें, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, वरना सिलेक्शन अब होना मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरा, कल हमने फाइटोप्थोरा भी पढ़ा था। फाइटोप्थोरा में से कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार हर साल बनते हैं, और पाइथियम हमारे सिलेबस में था। पाइथियम तो हमने आपको पढ़ाया ही था। आज हमारा जो है वो, आज हम लोग राइजोपस पढ़ने चल रहे हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे राइजोपस की। राइजोपस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, और इसका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और एल्ब्यूगो आज हम कोशिश करेंगे कि 2 फंगस को कंप्लीट करें। देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। और बैचेस तो आप सब, ये जो सफलता की बैच है, ये हो सकता है आज यूट्यूब पर डाल दे, तो मैं यूट्यूब पर अगर जाएगी तो मित्रों को जानकारी दे दें। हमारा नया बैच सफलता चालू है इस समय। थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट एमसीक्यू, कंप्लीट लाइब्रेरी, डिस्कशन ग्रुप सब मिलेगा, और केवल 1300 में आज ही जुड़े। और अब तक 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी में हो चुके हैं। और पीजीटी में अभी जो रिजल्ट आया है, और 2 मित्र ऐसे हैं जो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, और ग्रुपों में अनाउंस होता रहता है। और कई सारे पीजीटी में और भी मित्र सिलेक्ट हुए होंगे, और उन्हीं मित्रों का डाटा है जो जिन लोगों ने कॉल या मैसेज से हमें बताया। कई लोग ऐसे हैं जो सिलेक्ट होने के बाद डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ये 2 से भी ज्यादा संख्या हो सकती है। और टीजीटी का रिजल्ट आए तो पता चले। टीजीटी में 10 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को गए थे, अब क्या रिजल्ट आता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और हमारा मंत्रा पट्टी सेट है, उस पर भी आप ध्यान देंगे। हमने क्या किया है कि प्रॉपर हमने नोट्स बना कर रखे हैं, जिससे हम लोगों का ज्यादा समय ना जाए, हम कम समय में आपको ज्यादा पढ़ा सकें। क्योंकि लिखते समय काफी समय जाता है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, समय के साथ सिलेबस खत्म भी करना है। तो हम लोग राइजोपस पढ़ रहे थे और हमने बाकायदे नोट्स बना के रखे हुए हैं, जिससे हम प्रॉपर पढ़ा सकें। राइजोपस को पहले ही आता है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फंगस, कवक। कवक में हम लोग पढ़ रहे हैं राइजोपस। क्या पढ़ रहे हैं? राइजोपस। कलर कौन सा ले लें? व्हाइट ले। राइजोपस पढ़ रहा है, तो राइजोपस कहता है, इनको पहला ही क्वेश्चन पूछ देता है कि राइजोपस को कॉमन किस नाम से जाना जाता है। या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, जो नया ट्रेंड आया वो पूछेगा कि ब्रेड पर फंगस लग गया, किसी छात्र ने, या घर में रखा हुआ रोटी या जो ब्रेड था उसने फेंक दिया, उसमें फफूंदी लग गई है, तो उस छात्र ने वो छात्र कंफ्यूज है कि उसमें कौन सा फंगस लगा है। तो ये ध्यान रखना, वो कौन होगा? राइजोपस। क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लगातार बन रहे हैं। अब ट्रेंड बदल चुका है, तो मतलब ये नहीं कि आपको ये बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, अब घुमा कर पूछेगा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसको आप को रिलेट करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो इनको प्रायर राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। इनको पिन मोल्ड भी कहते हैं, ध्यान में रखना। इनको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, चूंकि जो ब्रेड होता है हमारा, मान लेते हैं ये ब्रेड है, जिसको डबल रोटी आप लोग बोलते हैं, और ब्रेड पर इस तरह से फंगस ग्रो कर जाता है। ये ऐसे 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 सारा फंगस लग जाता है ब्रेड पर। और तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? इसीलिए इसे ब्रेड मोल्ड नाम दिया गया। ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड का कवक। जो डबल रोटी होती है
ब्रेड चाय के साथ खाते हैं ना, यदि आप वो भीगा हुआ कहीं फेंक दें, नमी पा जाए, तो देखेंगे उसमें फफूंदी लग जाएगी, तो उसमें कौन सा फंगस आएगा, राइजोपस आएगा। इसीलिए इसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। इसको पिन मोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं नुकीले दिखाई देते हैं, इसलिए इनको पिन मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। और म्यूकर आल्सो कार्ड पिन मोल्ड, ध्यान में रखना, इनको राइजोपस को भी पिन मोल्ड कहते हैं, लेकिन म्यूकर को भी पिन मोल्ड कहते हैं, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। पिन मोल्ड हमने लिखा है कि राइजोपस को पिन मोल्ड कहते हैं, लेकिन हमने लिखा है म्यूकर आल्सो कार्ड पिन मोल्ड। इसके अलावा म्यूकर जो है वो भी पिन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। यानी राइजोपस म्यूकर दोनों को पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। फिर ये किस क्लास का सदस्य है, तो ये जाइगोमाइसिटीज का सदस्य है। अब ये आप कहां पता करेंगे ये सर जाइगो और ये कहां पढ़ाया, तो हमने आपको अभी पहली या दूसरी क्लास में हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। तो क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था जाइगोमाइसिटीज, कैटेडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। तो हमने बताया था जाइगोमाइसिटीज, तो उसमें क्लास जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत राइजोपस आता है। कहता है ये आखिर पाया कहां जाते हैं, तो एक्चुअली में ये जो फंगस होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, ध्यान में रखना। कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी होते हैं, यानी सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये कहां पाए जाएंगे, ब्रेड पर पाए जाते हैं, जो आप जेलीज घर में रखी रहती हैं उनमें पाया जाता है, सिरप सार जो सिरप है उनमें पाया जाता है, लेदर जैसे चमड़े आदि के जूते आपके भीग गए तो देखना उसमें फफूंदी लग जाती है, उसमें भी राइजोपस पाया जाता है। तो यानी ये सड़े गले पदार्थों पर पाया जाता है। अगर ये पूछेगा किस प्रकार का कवक है, तो हमारा आंसर होगा ये सैप्रोफाइट है, यानी मृतोपजीवी है। जनरली क्वेश्चन, म्यूकर भी ध्यान में रखना, म्यूकर भी सैप्रोफाइट है यानी मृतोपजीवी है, और ये भी मृतोपजीवी है। इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर वो पूछ दे कि ये किस प्रकार के कवक हैं, तो मृतोपजीवी है। इसमें से राइजोपस स्टोलनिफर, STOLONIFER, स्टोलनिफर नाम है फंगस की स्पीसीज है, कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। अब यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा, आप पूछेगा कि ब्रेड पर फंगस लग गया है, उसकी कौन सी जाति ग्रो करेगी। तो मान लो 4-5 जात दे दिया, राइजोपस एराइजस, और इस तरह से 4-5 जातियां आपको दे दी, और 4-5 जातियां देने के बाद आपसे पूछेगा ब्रेड पर कौन सा इसमें लगेगा। अब सब राइजोपस है भाई, अगर सिंगल राइजोपस पूछ दे, मान लो एल्ब्यूगो दे रहा है, आस्ट्रेगो दे रहा है, पक्सिनिया दे रहा है, इनमें दे रहा है, और तब पूछे कि ब्रेड पर कौन लगेगा, तो आंसर कर देंगे राइजोपस। अब सब राइजोपस दे दे, मान लो ये कई जातियां हैं, एराइजस है, स्टोलनिफर है, और नोडोसस है, और ओराइजी स्टोन, ये इनमें से 4 ऑप्शन दे दे। फिर आपसे पूछे ब्रेड पर कौन पाया जाएगा, तब आंसर क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आंसर करेंगे राइजोपस स्टोलनिफर पाया जाएगा ब्रेड पर। इसीलिए राइजोपस स्टोलनिफर को कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, इसे सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं राइजोपस को। इनकी कई जातियां हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये हमने आपको लिख ही दिया है, ये सैप्रोफाइटिक फंगस होता है, यानी कैसा होता है, मृतोपजीवी होता है। कलर चेंज कर लें, व्हाइट व्हाइट हो रहा है तो दिक्कत कर रहा है, हाँ ये वाला ले लेते, चलो कैसा है, मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी है। फिर इसकी कई जातियां हैं, ध्यान में रखना, इसकी कई जातियां, जैसे राइजोपस एराइजस, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, कौन सा रोग उत्पन्न करती है, तो कहता है राइजोपस एराइजस जो है वो फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल, एप्पल का फ्रूट रॉट यानी फल को सड़ाने का कार्य करता है। राइजोपस स्टोलनिफर जो है सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होती है उसमें सॉफ्ट रॉट रोग उत्पन्न करता है। एग्जाम में पूछ सकता है सॉफ्ट रॉट, इसको इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है कि सॉफ्ट रूट ऑफ स्वीट पोटैटो कौन उत्पन्न करता है, तो स्वीट पोटैटो का सॉफ्ट रॉट जो रोग है वो राइजोपस स्टोलोनिफर करता है। फिर आपसे पूछ सकता है राइजोपस की वह कौन सी जाति है जो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करती है। ध्यान में रखना, अभी तो ये दोनों रोग फैला रहे हैं, पहला और दूसरा, मगर ये वाली जो जाति है ये हमें प्रोडक्ट दे रही है, इसके माध्यम से हम कुछ उत्पाद करते हैं। तो कहता है प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। आपको पूछेगा राइजोपस की वह कौन सी जाति है जो लैक्टिक एसिड का उत्पादन करती है, तो राइजोपस नोडोसस। राइजोपस ओराइजी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। पूछेगा कौन सा कवक
मान लो ईस्ट तो देता है, ईस्ट देगा, और मान लो ईस्ट ना हो, फिर राइजोपस की कई जातियां दे दे, तो राइजोपस ओराइजी अल्कोहल फर्मेंटेशन या किण्वन में मदद करती हैं। और राइजोपस स्टोल्निफर ये वाली मैन्युफैक्चर द फ्यूमेरिक एसिड, ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा किस कवक से फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त किया जाता है, आंसर होगा राइजोपस स्टोल्निफर से। क्या प्राप्त किया जाता है, तो राइजोपस स्टोल्निफर से फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। और ये मैंने पिक्चर लगा के रखा था समझाने के लिए, ये देखिए ब्रेड है, ये ब्लैक स्पॉट है, तो ये क्या उत्पन्न कर रहा है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड के भी नाम से इसको जानते हैं। ये देखिएगा ब्लैक ब्लैक है ये, तो इस तरह से ब्रेड हो जाता है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप पर लगा के देखते हैं तो इस तरह की संरचना हमें, मान लेते हैं इसको हमने खुरचा और जो कार्टन नुमा संरचना निकली उसको हमने स्लाइड पर रखा लैब में और माइक्रोस्कोप में लगा के देखा तो हमें इस तरह का माइसीलियम दिखाई देता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का माइसीलियम दिखाई देता है, आगे चर्चा करेंगे। अब अगर बात करें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की या कायिक संरचना की, तो हम आपको बता दें कि अगर कायिक संरचना की बात करें तो ये कैसा होता है, तो इसको आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा आप ध्यान में इसको लेकर चलेंगे कि ये होता कैसा है। तो इसका जो माइसीलियम होता है, यहां लिखेंगे, इसका जो माइसीलियम होता है व्हाइट कॉटनी होता है, व्हाइट कॉटनी होता है। व्हाइट कॉटनी का मतलब जैसे ऐसा लगता है रुई, किसी ने रुई जो होती है रुई उसको छिड़क दिया हो, व्हाइट कॉटनी ग्रोथ दिखाई देता है। व्हाइट कॉटनी यानी सफेद कॉटन की तरह ग्रोथ दिखाई देता है। दूसरा, ये कैसे होते हैं, इनका जो माइसीलियम होता है सिनोसिटिक होता है, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन सेप्टेट होता है। नॉन सेप्टेट शब्द अच्छा नहीं है, ए सेप्टेट होता है। कैसा होता है, ए सेप्टेट होता है, यानी इनका जो माइसीलियम है उसमें सेप्टा का अभाव होता है। जैसे मान लेते हैं ये है, तो इसमें इस तरह के स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियस पड़े रहते हैं। ये हमने छोटा सा माइसीलियम बड़ा करके देखा, ये कंडीशंस होती है, इसमें बहुत सारे केंद्रक स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, इसलिए हमने शब्द यूज किया, ये सीनोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्राय सीनोसिटिक होते हैं। जब इसको हम पिक्चर को और बड़ा करके देखते हैं तो इनका जो थैलस होता है, यानी जो इनके प्लांट बॉडी होती है, उसमें 3 भागों में डिवाइड रहती है। इसकी प्लांट बॉडी कितने भागों में डिवाइड रहती है, तो इसकी प्लांट बॉडी प्राय 3 भागों में डिवाइड रहती है। पहला राइजोइड्स, ये देखना कितने भागों में बटा है, पहला राइजोइड्स, दूसरा जो है ये वाला भाग स्टोलन, और तीसरा स्पोरेंजियोफोर। हमने यहां लिखा है 3 भागों में डिवाइड रहती है। कौन कौन, ये स्टोलन, राइजोइडल हाइफी और स्पोरेंजियोफोर। अगर हम इसका चित्र बनाए, इसका एक अगर चित्र बनाए, ये हटे, ये तो आपने देख लिया होगा, हाँ आप इसको देख लो, फिर पिक्चर मैंने दूसरा लगा के रखा है। तो ये इसका माइसीलियम है, और ये चूंकि कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, केंद्रक पाया जा रहा है, तो ये जनरली कैसे हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि माइटोकांड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सब पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम के लिए बिल्कुल जीरो महत्वपूर्ण है। यूकैरियोटिक का मतलब हाँ न्यूक्लिएटेड है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, इसके नीचे हमने पिक्चर लगा रखा था ये वाला, ठीक है। आप देखिएगा, इनका स्पेरेंजियोफोर 3 भागों में बटा है, नीचे हमारा राइजोइड्स है, फिर ये वाला जो भाग है ये स्टोलन है, और ये वाला जो भाग है स्पोरेंजियोफोर। तो इसका थैलस प्राय 3 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में, 3 भागों में। मान लेते हैं ये हमारा स्टोलन है और ये हमारा स्पोरेंजियोफोर है, हम आपको बना भी दे रहे हैं, सॉरी बना के भी दिखाई दे रहे हैं ये, और यहां से ये राइजोइड्स निकले ये, तो ये हो गए हमारे राइजोइड्स, और ये हमारा हो गया स्पोरेंजियोफोर, और ये हो गया हमारा स्टोलन। क्या हो गया, स्टोलन्स, और ये हो गया स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये जो कि पिक्चर में दिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। स्पोरेंजियोफोर में क्या भरे हैं,
हमारे स्पोर भरे हुए हैं। और स्पोरेंजियोफोर में इस गुंबद के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे कॉलुमेला के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, किसके नाम जानते हैं? कॉलुमेला के नाम से जानते हैं, इतना ध्यान में रखना। राइजोपस में कालूमेला पाया जाता है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। इसके स्पोरेंजियोफोर में एक स्ट्राइल संरचना पाई जाती है जिसे कालूमेला कहते हैं, पाई जाती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं पूछ दे कि एक फंगस का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमें स्टोलन, राइजोइडल हाइफी और स्पोरेंजियोफोर दिख रहा है, यह कवक कौन होगा? आंसर होगा यह राइजोपस होगा। पूछेगा राइजोपस कैसा होता है? राइजोपस सैप्रोफाइटिक होता है, यानी राइजोपस मृतोपजीवी होता है, सड़े गले पदार्थों पर पाया जाता है। हाँ, तो ये सब आपको याद रखना है। इसका माइसीलियम कैसा दिखाई देता है? तो व्हाइट कॉटनी दिखाई देता है, ब्रेड पर सफेद, ऐसा लगता है जैसे किसी ने काटन डाल दी हो, ये होता है। क्योंकि इसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। ठीक है, तो ये इसके वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं कायिक संरचना। तो हमने कायिक संरचना इसकी बता दी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, जाइगोमाइसिटीज का सदस्य है, जाइगोमाइसिटीज को कंजुगेटिंग फंजाई के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कंजुगेटिंग फंजाई किसमें रखे गए? सारे जाइगोमाइसिटीज में। पूछेगा राइजोपस कैसा है? कंजुगेटिंग फंजाई है, क्योंकि इसके दो माइसीलियम आपस में स्पेशल संरचना से फिक्सिंग करते हैं, इसीलिए से कंजुगेटिंग फंजाई कहते हैं। इसलिए हमने ये स्टार्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कंजुगेटिंग फंजाई किसे कहते हैं? तो जाइगोमाइसिटीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? जाइगोमाइसिटीज को कहते हैं, याद रखिएगा, कंजुगेटिंग फंजाई। ठीक है, तो ये था। अब हमारा आता है रिप्रोडक्शन या जनन। ये जो राइजोपस होता है, राइजोपस जनन कैसे करता है? अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाता है? तो इसमें जनन तीनों प्रकार का होता है। पहला हमारा आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। यानी इसका, जैसे ये मान लेते हैं माइसीलियम है, और किसी कारणवश इसका माइसीलियम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और ये प्रत्येक छोटा टुकड़ा पुनः वृद्धि करके एक नए माइसीलियम को जन्म दे देगा। इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन तीन विधियों से होता है, एप्लानोस्पोर, क्लमाइडोस्पोर और ओइडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एप्लानोस्पोर, क्लमाइडोस्पोर और ओइडिया के द्वारा। तो अलैंगिक जनन का पहला हिस्सा ले लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहली हेडिंग ले लेते हैं हम, बाई एप्लानोस्पोर। बाई एप्लानोस्पोर, या इसे स्पोरेंजियोफोर के भी नाम से जानते हैं। एप्लानोस्पोर या स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियो स्पोर बोलेंगे इसको, स्पोरेंजियोफोर नहीं, स्पोर द्वारा। ये स्पोर, स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर द्वारा आ गया। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्पोरेंजियोफोर की। अब अगर हम बात करेंगे यहां थोड़ा सा एप्लानोस्पोर या स्पोरेंजियो स्पोर, इसको अच्छा दोबारा लिख दें, मान लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाओ। स्पोरेंजियो स्पोर, एक्चुअली में स्पोरेंजियोफोर लिख दिया था। फोर का मतलब होता है जो मुख्य संरचना होती है। इसके जो एप्लानोस्पोर होते हैं वो होते कैसे हैं, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। एप्लानोस्पोर इसके मल्टीन्यूक्लियोटाइड स्पेशल है। पूछेगा कि एप्लानोस्पोर या स्पोरेंजियोफोर राइजोपस के कैसे होते हैं, तो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, अर्थात इस तरह होता है और उसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये इस तरह से कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसे हम एप्लानोस्पोर के नाम से जानते हैं। एप्लानोस्पोर ये नॉन मोटाइल स्पोर है। एप्लानोस्पोर क्या है? नॉन मोटाइल है, यानी ये चल नहीं सकते हैं। फॉर्म इनसाइड राउंड ब्लैक स्पोरेंजिया, ये किसके अंदर बनते हैं? तो ये गोल, जो आप ये गोल संरचना देख रहे हैं, इस गोल संरचना के अंदर बनते हैं। इस गोल संरचना को हम स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं।
स्पोरेंजिया में दो क्षेत्र होते हैं। सेंट्रल वैक्यूलेटेड रीजन होता है जिसे कालू मेला, देखिएगा ये एक वैक्यूलेटेड रीजन है जिसे हम कालू मेला के नाम से जानते हैं, और बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे हम स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर स्पोर भरे रहते हैं। ठीक है, ये एप्लेन्यू। अब इसकी संरचना हम लोग विस्तृत समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा मन लगा के समझेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। चलिए, अब होता क्या है, ये जो एप्लेनोस्पोर बन रहे होते हैं या एप्लेनोस्पोर का निर्माण हो रहा होता है, ये मोस्ट कॉमन मेथड्स है। यहां क्या लिखेंगे, मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है, मतलब सबसे कॉमन रूप से ये होता है। ये क्या होता है, सबसे कॉमन रूप से होता है, या इस प्रकार का जनन जो है वो कॉमन पाया जाता है। होता क्या है कि ये मान लेते हैं स्टोलन है, ठीक है, ये माइसीलियम है, और माइसीलियम में जगह जगह से राइजोइड्स निकल आते हैं। जहां से राइजोइड्स निकलते हैं वहीं से जीव द्रव्य, थोड़ा जीव द्रव्य, इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एकत्रित होता है, एक गुब्बारे की नुमा पतली संरचना निकलनी शुरू होती है। तो देखिएगा ये राइजोइड्स है, राइजोइड के ठीक सामने से पतली छोटी संरचनाएं निकल रही हैं, जिसे हम बंच ऑफ यंग स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, यानी ये भविष्य की स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर को क्या हिंदी में बोलते हैं, तो स्पोरेंजियोफोर को हिंदी में बोलते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। स्पोरेंजियोफोर को क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। और स्पोरेंजियोस्पोर को क्या बोलते हैं, तो बीजाणु बोलते हैं, अचल बीजाणु। क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर को बोलते हैं अचल बीजाणु, ध्यान में रखना। तो ये अब ये क्या हुआ, जब जीव द्रव्य एकत्र और जीव द्रव्य और ज्यादा एकत्रित, देखिए जब जीव द्रव्य और भरेगा, तो अभी ये लंबी निकली थी, ये अब टिप जैसे यहां और भरेगा लिक्विड तरल, तो ये गोल और फूलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए स्वाइलन टिप, अब इसकी टिप फूलना शुरू हो गई, टिप फूल रही है, सिंपल सी बात है। यहाँ जीव द्रव्य ज्यादा आ गया, यहां से जीव द्रव्य यहां आया तो ये फूल गई, और ये जब फूलती है तो टिप फूलती है, टिप फूलने के बाद ये और फूलती है। तो देखना गुब्बारा पहले फुलाएंगे तो लंबी नली निकलती, फिर और जब हवा डालेंगे तो पीछे वाला भाग फूलना शुरू हो जाता है। तो देखिए कि जैसे ही और जीव द्रव्य आया तो ये अगला भाग गोल होने लगता है, फिर यहां कुछ छोटी छोटी वेस्किल्स बनने लगती हैं, ये छोटी छोटी इस तरह के वेस्किल्स बनने लगती हैं। देखिए ये छोटी छोटी वैक्यूल बनने लगती हैं, रिक्तिकाएं बनने लगती हैं, और ये रिक्तिकाएं एक क्रम में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे एक सेप्टा बन जाता है, एक दीवार बन जाती है। यानी बाहर का जीव द्रव्य अलग हो गया और अंदर का जीव द्रव्य अलग हो गया। तो जो अंदर वाला भाग होता है इसे कालू मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालू मेला। अब ये कालू मेला बन गया, और जो बाहर वाला जीव द्रव्य है इसमें ढेर सारे जो केंद्रक होते हैं, इस बाहरी द्रव को स्पोरोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस द्रव को, बाहर वाले को स्पोरोप्लाज्म, और अंदर वाले द्रव को कालू मेला प्लाज्म के नाम से जानते हैं। मतलब दो तरह का द्रव हो गया, यानी इस तरह से जो संरचना बनी, तो एक तो ऐसे वैक्यूल एकत्रित हो गई, तो ये वाला द्रव हो गया, ये वाला कह रहा है स्पोरोप्लाज्म जो भविष्य में स्पोर बनाएगा, और ये कालू मेला प्लाज्म यानी कालू मेला द्रव नीचे बन गया। अब जो कालू मेला द्रव बना, ये सॉलिड टाइप का होने लगता है, और जो बाहर वाला है तो यहाँ केंद्रकों का विभाजन होता है। स्पोरोप्लाज्म में केंद्रक विभाजित होते हैं और ढेर सारे केंद्रक बन जाते हैं, और प्रत्येक, जैसे ये केंद्रक बन गए, और प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर वो प्रोटो, मान लो ये केंद्रक बना और अपने चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित करने लगता है, और जैसे ही जीव द्रव्य एकत्रित करने लगता है फिर क्या बन गया, तो अब ये देखिए कालू मेला, ये वाला था कालू मेला, तो ये कालू मेला बन गया, और इसके अंदर जितने केंद्रक थे वो कई कई केंद्रक आपस में मिलकर जीव द्रव्य एकत्रित हो गए, और गोल इस तरह ढेर सारी संरचनाएं बन गई। इन गोल ढेर सारी संरचनाओं को हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर या अप्लाइनोस्पोर बोलते हैं। अब ये स्पोरेंजियोफोर जब भर जाते हैं तो कालू मेला वाटर एब्जॉर्ब करता, फूलता है, तो बाहर की भित्ति फट जाती है, जितने स्पोर होते हैं हवा में मुक्त हो जाते हैं, और कालू मेला उलट कर, जैसे कप होता है ऐसे, जो अभी ऐसे था फट जाता, ऐसे उलट जाता है। सारे जो स्पोरेंजियोफोर चक्के हैं ये हवा के द्वारा फैल जाते हैं।
डिस्चार्ज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर भरे थे वो फट गया और सारे स्पोर मुक्त हो गए। अब ये स्पोरेंजियो स्पोर है, स्पोरेंजियो स्पोर हवा के द्वारा गए। अब मान लेते हैं आपके घर में रोटी पड़ी है और ये हवा में उड़ रहा है, कहीं से हवा में उड़ता हुआ आपकी रोटी पर गिर गया और रोटी में है नमी, तो नमी में होने के कारण अब ये स्पोरेंजियो स्पोर अंकुरित होता है। देखिए ये स्पोरेंजियो स्पोर था, ये अंकुरित हुआ और अंकुरित होकर आपकी रोटी में माइसीलियम बना लेता है और पूरी रोटी में फैल जाता है इस तरह से। और फिर वही कहानी, राइजोइड्स निकल आते हैं जिससे ये भोजन एब्जॉर्ब करता है, फिर इसका अग्रभाग फूलता है, फिर ये अलैंगिक जनन होना शुरू होता है। तो ये था एसेक्सुअल बाई एप्लेनो स्पोर। मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब दूसरा मेथड्स आता है क्लमाइडोस्पोर। क्लमाइडोस्पोर क्या होता है? क्लमाइडोस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में यानी जब इनके पास या तो पर्याप्त भोजन ना हो या इनके अनुसार टेम्परेचर ना हो, उस स्थिति में एप्लेनोस्पोर ना बनकर ये क्लमाइडोस्पोर बनाते हैं। क्लमाइडोस्पोर का निर्माण कैसे होता है? तो क्लमाइडोस्पोर की कंडीशन दो तरह की होती है, ध्यान में रखना। ये या तो टर्मिनल बनते हैं, यानी जो इनका ये इस तरह का माइसीलियम है, माइसीलियम के अग्रभाग पर ये इस तरह से एक गोल फूल कर एक गोल संरचना बना लेते हैं। ये थोड़ी मोटी संरचना बनती है, ये ऐसे, ये इसको बोलते हैं टर्मिनल क्लमाइडोस्पोर। ये कैसा टर्मिनल? टर्मिनल का मतलब होता है अग्रभाग पे पाया जाने वाला, अग्रभाग। ये कहाँ? ये बिल्कुल टिप पे पाया जा रहा है, टर्मिनल। और इंटरकैलरी में क्या होता है? मान लेते हैं इनका माइसीलियम जो है, इनका जो माइसीलियम है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये माइसीलियम है इनका, ये माइसीलियम है और ये सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम है। अब इस माइसीलियम में बीच बीच में, ध्यान में रखना, बीच बीच में माइसीलियम सेप्टा के द्वारा बट जाता है बीच बीच में, और ये, और बाकी ये ऐसे है। तो ये बीच बीच में जो सेप्टा के द्वारा बट गया, इनको बोलते हैं क्लमाइडोस्पोर। इस प्रकार के क्लमाइडोस्पोर इंटरकैलरी क्लमाइडोस्पोर के नाम से अंतर्वेशी बोले जाते हैं। अंतर्वेशी का मतलब मध्य में बन रहा है, अंतर्वेशी। और ये टूट कर यहाँ से अलग हो जाते हैं, जहां गिरते हैं अंकुरित होकर नए माइसीलियम को जन्म दे देते हैं। ये हमने चित्र में एक क्लमाइडोस्पोर का भी कंडीशन दिया था कि जैसे ये माइसीलियम है, देखेंगे एक इंटरकैलरी क्लमाइडोस्पोर बीच बीच में बन रहा है। ये क्लमाइडोस्पोर है, टूटकर अलग होता है, अंकुरित होता है और नए माइसीलियम को जन्म देता है। सिंपल सा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ केवल इतना पूछेगा कि क्लमाइडोस्पोर फाउंड इन, मान लेते हैं उसमें एक ऑप्शन क्लमाइडोस्पोर दे दे तो फिर टिक करना है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक छात्र पढ़ रहा है और उसको इंटरकैलरी और टर्मिनल दो प्रकार के क्लमाइडोस्पोर दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा फंगस हो सकता है? तब भी आप लाइजोपस कर सकते हैं। क्लमाइडोस्पोर अस्ट्रेगो में भी बनते हैं, मगर वहां की कंडीशन अलग है। वहां अगर पूछेगा ब्लैक सूटी क्लमाइडोस्पोर दिखाई दे रहे हैं बाई न्यूक्लिएट, तो फिर वो अस्ट्रेगो लगाएंगे। वो आगे की कंडीशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास तीसरा एक शब्द आता है यहाँ, तीसरा आता है बाई ओइडिया। ये स्पेशल है। ओइडिया क्या होता है? तो अगर माइसीलियम को, ध्यान में रखना, यदि इसके माइसीलियम को लैब में हम कल्चर करा रहे हो और हम शुगर मतलब चीनी के घोल में अगर राइजोपस को रख दें, राइजोपस के माइसीलियम को, तो इसमें विशेष प्रकार के संरचनाएं बनने लगती है, जैसे ओइडिया। माइसीलियम ग्रो ऑन सुगरी सोल्यूशन, तो क्या बनने लगेंगे? ओइडिया बनने लगते हैं, विशेष प्रकार के स्पोर बनने लगते हैं, इसे ओइडिया कहते हैं। आपसे पूछेगा क्या होगा यदि राइजोपस के माइसीलियम को हम किसमें रख दें? राइजोपस के माइसीलियम को हम शुगर के सोल्यूशन में रख दें, चीनी के घोल में रख दें, तो उसमें विशेष प्रकार के स्पोर बनने लगते हैं, जिसको हम ओइडिया के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा था अलैंगिक जनन। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप समझ लो कितना वैसे एक दिन में हम आधा ही फंगस पढ़ा पाते 1 घंटे की क्लास में, मगर चूंकि नोट्स बना कर रखे हैं तो स्पीड में हम पढ़ा पा रहे हैं। मतलब
चीजें इधर उधर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चित्र हमने, देखिए ये चित्र बनाने में कम से कम 10-15 मिनट का समय लगता है, चित्र हमने इंपोर्ट कर लिया जिससे हम आपको समझा सकें, और चित्र बना लीजिएगा। क्योंकि आपको नौकरी पानी है, हम नौकरी पा चुके हैं, ठीक है, तो हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी आपको करनी है। चलिए, हाँ, तो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जन्म। तो कहता है कॉपुलेशन ऑफ टू मार्फोलॉजिकल सिमिलर मल्टी न्यूक्लिएट गैमेटेंजिया। एक्चुअली में एक चीज ध्यान में रखना, इसकी मोस्ट स्पीसीज आर हेट्रोथैलिक। इसकी अधिकतर जातियां जो राइजोपस की होती हैं वो कैसी होती हैं, हेट्रोथैलिक होती हैं। हेट्रोथैलिक, ध्यान में रखना इस शब्द का मतलब क्या हुआ। हेट्रोथैलिक का मतलब होता है कि दो तरह का थैलस होता है, यानी कुछ माइसीलियम ऐसे होते हैं, मतलब कुछ राइजोपस ऐसे होते हैं जो प्लस स्ट्रेन के होते हैं, और कुछ माइसीलियम ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, ये मान लो दूसरा माइसीलियम है, ये दूसरा राइजोपस है, और ये माइनस स्ट्रेन है। यानी दो तरह के स्ट्रेन होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी एक नर की तरह बिहेव करता है, एक मादा की तरह। तो इस तरह की कंडीशन को हेट्रोथैलिक बोलते हैं, यानी इनके माइसीलियम दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इनको बोलते हैं हेट्रोथैलिक। लेकिन कहता बट राइजोपस सेक्सुएलिस एक जाति है, राइजोपस सेक्सुएलिस आर होमोथैलिक। स्टार लगाए, रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि राइजोपस की वह कौन सी जाति है जो होमोथैलिक होती है, जिसमें प्लस माइनस नहीं होता है, यानी जिसमें प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन नहीं होता, यानी बोल सकते हैं नर्मादा टाइप का नहीं होता है। एक्चुअली में यहाँ नर्मादा वाला नहीं ऑप्शन है, मगर एक समझाने के लिए शब्द यूज कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है, होमोथैलिक, एक ही तरह का स्ट्रेन पाया जाता है, ना प्लस ना माइनस, एक ही तरह का स्ट्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी जाति है, तो राइजोपस सेक्सुएलिस जाति है जो कि होमोथैलिक होती है, ठीक है। अब ये करते क्या है, तो करते क्या है, पहले इनकी कहानी देख लेते हैं। एक्चुअली में ये वही वाला जो ए सेक्सुअल में हमने दिखाया था वही स्टोलन है, और वही राइजोइडियल हाइफी। ये जो स्टोलन वाला स्थिति है, स्टोलन वाला, इनमें से मान लेते हैं दो। अब एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक बोर्ड पर ले चलेंगे। अच्छा भाई, जो बस आगे होगा बोर्ड। चलो, मान लेते हैं एक ये एक हाइफी है, और ये प्लस स्ट्रेन वाली है। ये कैसी है, प्लस स्ट्रेन वाली। उसी ब्रेड पर, ये सेम ब्रेड पर, और सेम ब्रेड पर ही सेम ब्रेड पर ही माइनस स्ट्रेन वाली भी है। ये मान लेते हैं माइनस स्ट्रेन वाली है। ये कैसी है, माइनस स्ट्रेन वाली, ठीक है। अब इससे उभार निकलता है, ये जब पास पास आते हैं तो इससे एक उभार निकलता है इस तरह से, ये इससे एक ऐसे उभार निकलता है। ये कौन सा है, माइनस वाला। और ठीक ठीक अगर इसके सामने प्लस वाला है तो उससे भी एक उभार निकलता है, बिल्कुल जैसे इसमें निकला। तो इस वाले प्लस वाले में भी एक उभार निकला, ध्यान में रखना। क्या निकला, प्लस। ये प्लस स्ट्रेन है और ये है हमारी माइनस स्ट्रेन है, ठीक है। अब ये जो उभार निकलते हैं, इन उभारों को हम क्या कहते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोगैमिटेंजिया। क्या बोलते हैं, प्रोगैमिटेंजिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब प्रोगैमिटेंजिया में इस तरह से यहां से ये ब्लॉक हो जाता है, सेप्टा टाइप का पड़ जाता है। अब इन दोनों की भित्तियां गल जाती हैं, जिससे इसका द्रव यहां और ये आपस में मिल जाते हैं। यानी पहले क्या हो जाता है, प्लाज्मो, जब द्रव मिलता है तो प्लाज्मो गैमी होता है, और फिर उसके बाद इनके न्यूक्लियस मिलते हैं तो कैरियोगैमी हो जाता है। प्लाज्मोगैमी हो गया और कैरियोगैमी दोनों हो गए। जब ये दोनों हो जाते हैं तो आगे की स्थिति क्या होगी, आगे की स्थिति ये होगी, देखिए आगे की स्थिति ये होगी। अब यहां दोनों का मिक्सअप हो गया, यानी दोनों रेड वाले लिए था, इसमें दोनों आएंगे, मतलब ये दोनों मिक्सअप हो गए, दोनों के द्रव मिक्सअप हो गए, और यहाँ रेड वाला ले, ठीक है। यहाँ दोनों के द्रव और केंद्रक आपस में
मिक्सअप हो गए। अब ये जब मिक्सअप हो गए, अब ये मोटी एक संरचना बन गई। इस संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम जाइगो जाइगो स्पोर के नाम से जानते हैं। यानी जैसे जाइगोट होता है तो जाइगोट की तरह इसे बोल दिया जाइगो स्पोर। अब ये हमारा क्या बन गया? जाइगो स्पोर बन गया। और ये अत्यधिक कटीला होता है, ये कटीला टाइप का होता है हमारा जाइगो स्पोर। अब जाइगो स्पोर काफी समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है, ऐसे ही उसमें रोटी में ऐसे ही पड़ा हुआ। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इससे एक संरचना निकलती है, इस तरह से एक ट्यूब निकलता है जिसे हम स्पोरेंजियो स्पोरेंजियो 4 के नाम से जानते हैं। जैसे कि अलैंगिक जन्म में स्पोरेंजियो 4 बना था। हम आते हैं अपने चित्र पर, देखिए ये बन गया जाइगोस्पोर। ठीक है, ये जाइगोस्पोर बन गया, फिर ये फटता है हमारा जाइगोस्पोर, इससे एक जर्म स्पोरेंजियो 4 यानी एक स्पोरेंजियो 4 निकलती है। और जैसे ही स्पोरेंजियो 4 निकलती है तो इसमें फिर वही संरचना होती है, फूल कर ऊपर गोल हो जाती है और इसके केंद्रक, अभी ये कैसा है? 2n है। अब इसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें अगुणित अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक अपनी ओर जीव द्रव्य एकत्रित करता है और मियोस्पोर बना लेता है। ये फटता है, मियोस्पोर जो इसके अंदर स्पोर भरे थे वो बाहर आ जाते हैं, जिन्हें मियोस्पोर कहते हैं। ये मियोस्पोर अंकुरित होते हैं। इनमें मियोस्पोर दोनों प्रकार के बनते हैं, प्लस प्रकार के और माइनस दोनों प्रकार के। तो जो प्लस वाला अंकुरित होता है तो प्लस वाला स्टेन का माइसिलियम बनाता है, माइनस वाले अंकुरित होते हैं तो माइनस वाला स्टेन बनाता है। इस तरह इसका लैंगिक जनन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर थोड़ा सा थ्योरी अगर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी आप देख लें। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जो मैंने बता दी है, मींस ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसके जो दोनों तरह का मिलता है इसे बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि राइजोपस में कैसा कॉपुलेशन होता है, तो गैमेटेंजियल होता है। मोस्ट राइजोपस आर हेटेरोथेलिक, जैसे कि हमने बताया है, प्लस और माइनस वाले होते हैं। व्हेन टू माइसिलियम ऑपोजिट स्ट्रैंड कम द each mycelium produce a small outgrowth the come प्रोगैमेटेंजिया। अभी वही बताया था कि दोनों से वृद्धि निकलती है और जिससे क्या बनता है? प्रोगैमेटेंजिया बनता है। ये प्रोगैमेटेंजिया बताया था। फिर कहता है एपिकल रीजन अप टू प्रोगैमेटेंजिया कम क्लोज द कांटेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रोगैमेटेंजिया पुश मोर द toward apical region which swell up the dense protoplasm. The apical region known as the gametangia, the basal region known as the suspensor. इस वाले रीजन को हम सस्पेंसर बोलते हैं, सस्पेंसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सस्पेंसर के नाम से जानते हैं। और इसे प्रोगैमेटेंजिया आगे वाले भाग को जानते हैं। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म इज गैमेटेंजिया फ्यूज द जाइगोस्पोर, दोनों मिलकर जाइगोस्पोर बनाते हैं। जो मैंने समझा दिया है, सब हमने इसमें जो लिखा है वो सब बता दिया है। जाइगोस्पोर, रेस्टिंग स्पोर, और ये काफी लंबे समय तक ऐसा पड़ा रहता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्पोर फटता है, उससे जर्म ट्यूब निकलती है, प्रोमाइसिलियम निकलता है और जर्म स्पोरेंजियो 4 और जर्म स्पोरेंजियम बनता है। न्यूक्लियस जर्म स्पोरेंजियम डिवाइड होता है मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जिससे हैप्लॉइड मियोस्पोर बनते हैं और मियोस्पोर अंकुरित होकर नए किसका निर्माण करते हैं? तो नए राइजोपस के माइसिलियम का निर्माण करते हैं। तो ये अलैंगिक और लैंगिक जन्म दोनों हम लोग करते हैं। खत्म। राइजोपस हमारा होता है फिनिश। काफी समय लग गया, देखते हैं एल्ब्यूगो भी हम निपटाएंगे। हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा मैटर इसलिए अलग से लेकर आए कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो इस मैटर को आप ध्यान से रखिएगा। ये यहाँ कंफ्यूजन रहेगा, हमें इसलिए इसको हम लेकर आए हैं जिससे गलती ना हो और क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज ना हो। म्यूकर और राइजोपस में कुछ संरचनाओं में अंतर होता है, बाकी सेम है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए लेकर आए। तो हम लोग राइजोपस, यहां ध्यान में रखना, हम लोग क्या करेंगे? राइजोपस और म्यूकर दोनों का अंतर पढ़ लेंगे कि बेसिक अंतर क्या है। तो राइजोपस में भी हमने बताया कि माइसिलियम 3 भागों में डिवाइड होता है और ये राइजोइड्स हैं और ये स्पोरेंजियो 4 है। ये और कहां से निकलता है? राइजोइड के सामने से। लिखा है माइसिलियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 काइंड ऑफ हाइफी स्टोलन राइजोइड्स और स्पोरेंजियो 4, जबकि म्यूकर में इस तरह का कोई भी अंतर नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड होता है। ना तो उसमें राइजोइड अलग होते हैं, ना स्टोलन अलग होता है, ना स्पोरेंजियो 4। तो एक अंतर तो पकड़ में आया कि राइजोपस जो है उसमें 3 संरचनाएं पाई जाती हैं, जबकि म्यूकर में ऐसा कुछ भी नहीं है।
राइजोपस में राइजोइड्स पाए जाते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ध्यान में रखना ये चीज कि म्यूकर में कोई भी राइजोइड्स जैसी संरचना एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि राइजोपस में हमने आपको राइजोइड्स दिखाए हैं। फूड मटेरियल एब्जॉर्ब बाय मेनली बाय द राइजोइड्स, इसमें राइजोपस में चूंकि राइजोइड्स पाए जाते हैं, जड़नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, तो भोजन ये राइजोइड से लेता है, जबकि म्यूकर में जो भोजन लिया जाता है वो पूरा माइसीलियम सरफेस से लिया जाता है, यानी इसका माइसीलियम का सरफेस ही भोजन को एब्जॉर्ब करता है, जबकि यहाँ राइजोइड्स भोजन को एब्जॉर्ब करता है। स्पोर इजिली डिसमिनेटेड बाय विंड, हवा के द्वारा इसके स्पोर जो राइजोपस के जब स्पोरेंजियम फटती है तो स्पोर हवा के द्वारा उड़ते हैं, जबकि स्पोरेंजियोफोर यूजुअली अकर सिंगली, इसमें देखना बहुत सारे स्पोरेंजियम इस तरह पाए जा रहे थे, जबकि इसमें स्पोरेंजियम केवल अकेला बनता है। एनी पॉइंट ऑन द माइसीलियम स्पोर रिमेन adhered columella and thus are not easily disseminated, इसमें इजिली कॉलुमेला से स्पोर मतलब चिपके रहते हैं, ये बोल सकते हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर ड्यूरिंग जाइगोस्पोर जर्मिनेशन, जब जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होता है तभी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। रिडक्शन डिवीजन अकर सून द कैरियोगैमी बिफोर द जाइगोस्पोर, जैसे ही केंद्रक मिलता है, केंद्रक मिलने के तुरंत बाद अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? जाइगोस्पोर अंडरगो ए पीरियड ऑफ द रेस्ट, आफ्टर पीरियड ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर थे, दोनों लिख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन अगर आपसे एनालिटिकल या एसर्शन रीजन वाला या मैचिंग का क्वेश्चन पूछे म्यूकर राइजोपस में, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार राइजोपस और म्यूकर तो लगभग साथ ही साथ पढ़ते हैं, जो राइजोइड्स के लक्षण है वही म्यूकर के हैं, तो बिल्कुल है लक्षण, मगर कुछ लक्षणों में एक दूसरे से दोनों अलग हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपके साथ गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फंगस चलते हैं, और नेक्स्ट फंगस है हमारा एल्ब्यूगो या सिस्टोपस। हम चर्चा करते हैं एल्ब्यूगो या सिस्टोपस की। एल्ब्यूगो और सिस्टोपस की खास बात क्या होती है, इसको भी हम लोग ध्यान में रख लेंगे कि एल्ब्यूगो और सिस्टोपस की खास बात क्या होती है और ये किसका सदस्य है। जैसा कि हम लोग एक कॉमनली एक चीज हम देख रहे हैं कि गलतियां ना हो, तो ए बी किसका सदस्य है, तो ये क्लास ओमाइसिटीज का सदस्य है, क्लास ओमाइसिटीज का सदस्य है। ध्यान में रखना, एल्ब्यूगो किसका सदस्य है, क्लास ओमाइसिटीज का सदस्य है। ये किस प्रकार का परजीवी, देखिए अभी हमने राइजोपस आपके साथ शेयर किया, तो राइजोपस कैसा था, जो राइजोपस था कैसा था, राइजोपस सैप्रोफाइट था, मृतोपजीवी था, लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट क्या हिंदी होता है, अविकल्पी परजीवी होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। ये इंडो पैरासाइट होता है, यानी यह प्लांट बॉडी के अंदर यानी होस्ट के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, होस्ट के अंदर, इसीलिए हमने लिखा अंतः परजीवी होता है, हिंदी में बोलेंगे तो अंतः परजीवी होता है। ठीक है, फाउंड इन क्रूसीफेरी, ये कॉमनली क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में सबसे ज्यादा, देखो स्टार लगा है, कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस में पाया जाता है, तो फाउंड इन क्रूसीफेरी फैमिली, यानी जो हमारा सरसों है या हमारा लाही है उसमें देखना। इसके अलावा कानवोलिशी फैमिली में, एस्ट्रेसी फैमिली में और एमरंथेसी, इन फैमिलियों को रट्टा लगा लीजिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एल्ब्यूगो जाति है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ध्यान में रख, इसको एल्ब्यूगो भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सिस्टोपस है। कभी कभी एल्ब्यूगो दे देता है ऑप्शन में, कभी कभी एल्ब्यूगो अगर नहीं दे रहा तो सिस्टोपस सब दे रहा है। जब हमारा पीजीटी का इंटरव्यू था तो हमसे यही पूछा गया था, नहीं पीजीटी में नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, तो हमसे यही पूछा गया था आयोग में कि हमने एक्चुअली में वहां पढ़ाने को दिया जाता, तो मैं एल्ब्यूगो ही पढ़ा रहा था, तो उसने पूछा एल्ब्यूगो का दूसरा नाम क्या है, तो एल्ब्यूगो का दूसरा नाम क्या है, सिस्टोपस है। एल्ब्यूगो को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो एल्ब्यूगो को दूसरे सिस्टोपस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिस्टोपस के नाम से जानते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अच्छा, ये जल्दी पूछ देता है कि किन किन फैमिलियों में परजीवी के रूप में रहता है, तो यह क्रूसीफेरी फैमिली, कान्वोलेशी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली और एमरंथेसी, इन फैमिलियों में यह परजीवी के रूप में, इन पौधों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। डिजीज कॉज्ड बाय व्हाइट रस्ट, आप क्रूसीफेरी स्टार लगा दीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जनरली
एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कौन फैलाता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कौन फैलाता है, पूछता है क्रूसीफेरी कौन फैलाता है, क्रूसीफेरी रोग कौन फैलाता है, व्हाइट रस्ट। श्वेत किट, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत किट रोग कौन फैलाता है, तो आंसर होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ध्यान में रखना, पूरा इसकी स्पीसीज है कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसको ध्यान में रखना। कौन फैलाता है, तो इसकी एक जाति है एल्ब्यूगो कैंडिडा जो क्या फैलाती है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में होता क्या है, जो पत्तियां होती, मान लेते हैं ये सरसों, काली वाली सरसों होती ना खेतों में, उसमें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सरसों की पत्ती पर छोटे छोटे सफेद धब्बे आपको दिखाई देंगे। जब पत्ती आप देखेंगे और सर्दियों में, तो पत्ती पर सफेद सफेद इस तरह से धब्बे दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे टेल्कम पाउडर है किसी ने डाल के रखा हो, ऐसा लगेगा जैसे फुड़िया हो गई, जैसे हमारी स्किन पर उभर जाता है ना, उभरी हुई फुड़िया हो जाती, फुंसी, उस तरह। और वो जब फटती तो उसमें सफेद पाउडर नुमा संरचना निकलती है। तो इन जो सफेद सफेद धब्बे होते हैं इन्हें रस्ट पास्ट्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट पास्ट्यूल के नाम से जानते हैं। और इस तरह के धब्बों वाली रोग को व्हाइट रस्ट बोलते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, व्हाइट रस्ट रोग के नाम से जानते हैं, श्वेत किट के नाम से जानते हैं। फैलाता कौन है, एल्ब्यूगो कैंडिडा फैलाता है। अच्छा ठीक है, ये आ गया एल्ब्यूगो सिस्टोपर एल्ब्यूगो कैंडिडा। फिर हम यहाँ अगर हम उसकी कायिक संरचना पे अगर चलेंगे कि इसकी कायिक संरचना क्या होती है, इसकी कायिक संरचना क्या होती है, इसकी कायिक संरचना क्या होती है, किसकी, एल्ब्यूगो की कायिक संरचना क्या होती है, तो इसका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, यानी जो इसका माइसीलियम होता है इस तरह से शाखित होता है, सिनोसिटिक होता है वही, यानी इसका माइसीलियम कैसा होता है, देखिए ये माइसीलियम है, इसका हम बनाए दे रहे हैं, इसका माइसीलियम ब्रांच्ड है, शाखा में बटा हुआ है, ए सेप्टेट है, यानी कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता, लिखा है ए सेप्टेट है, ए सेप्टेट है। सीनोसिटिक है, यानी इसमें जब सेप्टा नहीं है तो बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो उसे हम सीनोसिटिक कहते हैं। ठीक है, इसमें नॉब लाइक हास्टोरिया होती है। जब ये किसी भी कोशिका में प्रवेश करता है, मान लेते हैं ये फंगस है, और ये जब कोशिका में प्रवेश करता है ये, और मान लेते हैं ये कौन सा रंग ले लो, व्हाइट ले लो, मान लेते हैं ये होस्ट की एक कोशिका है, ये होस्ट की कोशिका या सरसों की कोशिका है, तो इसका हास्टोरिया जो होता है गोल संरचना बनाता है। इस हास्टोरिया कैसा होता है, नॉब लाइक, यानी गांठ नुमा, हमने लिखा है नॉब लाइक हास्टोरिया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि किस फंगस में हास्टोरिया या जो चूसकांक कोशिका के अंदर होस्ट की कोशिका से जब भोजन चूसता है तो उसका जो हास्टोरिया होता है वो एक छोटी गांठ नुमा होता है, नॉब लाइक होता है, तो आंसर होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा का जो हास्टोरिया होता है वो गांठ के रूप में होता है या नॉब नुमा होता है। ये हमने एक पत्ती लिए रखी है, और इस तरह के जब सरसों की पत्ती में एक्चुअल देखेंगे तो इस तरह के व्हाइट पास्ट्यूल आते हैं। इस रोग को हम व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग को किसके नाम जानते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी या ब्रेसिका, जिसमें भी पाया जा रहा है। ठीक है, इसकी जब ये इसका माइसीलियम पौधे में बहुत अत्यधिक फैल जाता है, इसका माइसीलियम जब पौधे में अत्यधिक फैल जाता है तो ये कहां पहुंच जाएगा, पूरे पौधे में पहुंच जाएगा। तो जो पूरा पौधा है, आगे देखें जरा, खाली नहीं खाली है, तो चित्र जरा यहाँ पर आ देंगे। ठीक है, तो जब पूरे पौधे में पहुंच जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं ये एक पीला सरसों बना रहे, ठीक है, चलो ऐसे ये मान लेते हैं एक पौधा है, इसमें ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर लगे हैं, ये पत्तियां पाई जा रही हैं। ठीक है, अब ये पौधा है, तो अब क्या होगा, जब इसका माइसीलियम मान लेते हैं व्हाइट माइसीलियम ले लो,
माइसीलियम फट जाएगा तो ये व्हाइट रस्ट हो गया। और इसके जो फ्लावर है, यानी जो इनका इनफ्लोरेसेंस पाया जा रहा है, यानी हिंदी में बोलते हैं पुष्प जो क्रम पाया जा रहा है, उसमें भी माइसीलियम पाया जाए। जब पूरे पौधे में है, उसमें पत्ती में है, स्टेम में है और फूलों में, तो ये फूलों को क्या कर देता है, फूलों को में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। एक शब्द यूज हुआ हाइपरट्रॉफी होना, ध्यान में रखना क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो एक विशेष रूप से ध्यान में रखना, दो शब्द याद रखना, टीजीटी पीजीटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या हो, एक शब्द होता है हाइपरट्रॉफी और दूसरा शब्द होता है हाइपरप्लेसिया। एक शब्द होता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज सेल साइज, इरेगुलर। जब अनियमित रूप से, रेगुलर रूप से जब सेल साइज या अनियमित अनियमित और रूप से कोशिका का आकार बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अनियमित रूप से। मतलब नॉर्मल ये कोशिका है और इसको इतनी बड़ी होना है, और ये कोशिका में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो ये कोशिका ऐसी हो जाएगी, अनियमित रूप से बढ़ जाएगी। तो जब अनियमित रूप से कोई भी, ध्यान में रखना, इसमें इंक्रीज सेल साइज, कोशिका का आकार अनियमित रूप से बढ़ रहा है, क्या बन रहा है, अनियमित रूप से। तो क्या होगा, जो संरचना होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और हाइपरप्लेसिया में क्या है, इंक्रीज सेल नंबर, इरेगुलर, कैसा बढ़ रहा है, इरेगुलर, इरेगुलर इंक्रीज सेल नंबर। मान लो इस कोशिका से दो कोशिकाएं बननी है, ध्यान में रखना, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बननी है और इसमें हाइपरप्लेसिया हो गया तो कोशिकाएं कंट्रोल ही नहीं हो रही, कैंसर की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये कहलाता है हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरट्रॉफी, इरेगुलर इंक्रीज सेल साइज, कोशिका का आकार जब अनियमित रूप से बढ़ने लगता है तो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरप्लेसिया में इंक्रीज सेल नंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इरेगुलर, अनियमित रूप से कोशिकाओं की संख्या या विभाजन होने लगता है। तो दोनों याद रखना, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। तो यहां आपसे पूछता है, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, अगर यहां पूछेगा तो ये एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण इसका इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसके कारण इसका पुष्प क्रम जो देख रहे हैं पूरा का पूरा पुष्प क्रम विकृत हो जाता है। और जब पुष्प क्रम विकृत हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जनन नहीं करेगा, और जब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो हमें क्या चाहिए, हमें सरसों चाहिए। तो हमारी फसल का उत्पादन जो एक बीघे में मान लेते हैं 10 कुंटल हो रही है, वो पता लगा 1 ही कुंटल हो रही है, आधी कुंटल हो रही है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ देता है किस कवक के कारण, शब्द सुनिएगा, किस कवक के कारण पौधों में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वो है एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसकी पत्तियों में और इसके पुष्प क्रम में। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी दोनों बता दिया। तो चूंकि यहाँ हाइपरट्रॉफी है तो हम हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर और हाइपरट्रॉफी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसके कारण होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा के रिप्रोडक्शन में। इसका जो अलैंगिक जनन होता है बाई कोनिडिया और बाई जूस्पोर होता है। कोनिडिया और जूस्पोर के द्वारा इनमें प्राय अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, बाई कोनिडिया और बाई जूस्पोर, इन दोनों के कारण ये देखने को हमें मिलता है। अब चलते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले भाग पर, और ये हमने एक चित्र लगाकर रखा है।
ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन का एक चित्र हमने लगाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर चलो अच्छा, मैं देख रहा था क्लास और लग रहा था काफी देर हो गई पढ़ाते हुए। हाँ चलो मैं इसको बता दूं, जब हम पत्ती का सेक्शन काटते हैं तो एक छोटा सा चित्र बना लें और फिर उसको हम इरेज भी कर देंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं एक होस्ट की पत्ती है, और ये एक चित्र देख लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। ये एपिडर्मिस है, एपीडर्मिस है, एपिडर्मिस होस्ट सेल, और ये मान लेते हैं इसकी कोशिकाएं हैं। ये होस्ट सेल की यानी पत्ती है, पत्ती का सेक्शन काटा तो हमें पत्ती कैसी दिखाई देगी। कोशिकाएं, थोड़ा रफली चित्र बना रहे हैं, वो बना हुआ है और फटाफट बना रहे हैं, बीएससी में बनाया होगा आपने। और इसमें एल्ब्यूगो है, तो ये इसका माइसीलियम इस तरह से पूरी पूरी पत्ती में फैला हुआ है ये। ठीक है, ये ऐसे माइसीलियम फैला हुआ है ये। अब इसका माइसीलियम क्या करता है, उभार आते हैं और इस तरह से संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इनके अग्रभाग पर इस तरह से संरचनाएं बनी रहती हैं ये। तो इनको जो माइसीलियम होते हैं, इन जिस पर माइसीलियम लगे रहते हैं, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर बोलते हैं। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। और ये जो गोल संरचनाएं हैं, इनको बोलते हैं कोनिडिया। और ये क्या है, जो येलो कलर से बना एपिडर्मिस होस्ट सेल है, यानी ये पत्ती है। ये क्या है, पत्ती है। पत्ती का सेक्शन काट के हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है। अब अलैंगिक जनन पर चलेंगे, और मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पिक्चर में फटाफट आपको समझा देते हैं। तो अगर इस पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ पहुंच गए, पेन ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क, यहाँ अच्छा, और डार्क ले लेते हैं, में भी ये ले लो, रेड टाइप का ले लो। ठीक है, ये पत्ती है, और पत्ती में पास्ट्यूल है। जब सेक्शन काट के देखा तो इस तरह दिखाई देता है, जो कि हमने पिक्चर में देखा। ये इसका माइसीलियम है, और ये देखिए माइसीलियम। अब यहाँ रुको, अच्छा मैं चित्र बनाए दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तो समझ में आएगा। देखिएगा, ये माइसीलियम है इसका। पहले तो एक पत्ती बना लो, वहां समझा देंगे। और और इसमें ये मान लो व्हाइट व्हाइट पास्ट्यूल है ये। तो इसका माइसीलियम चूंकि पनाया है, तो रेड ले लो माइसीलियम। इस माइसीलियम में होता क्या है, तो इस माइसीलियम में एक उभार आना शुरू हो जाता है। क्या आना स्टार्ट होता है, उभार। तो इस तरह से ये माइसीलियम में एक उभार इस तरह से आना, जीव द्रव्य ज्यादा एकत्रित होने के कारण उभार आना शुरू हो जाता है। ये उभार बढ़ता रहता है, और ये उभार और बढ़ जाता है इस तरीके से। माइसीलियम में उभार, जीव द्रव्य ज्यादा एकत्रित होने के बाद, फिर इस उभार में धीरे धीरे एक, ये जो उभार आ रहा है, इस उभार में ये इस तरह से उभार में एक सेप्टा टाइप का बनना शुरू हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है। फिर ये जो सेप्टा आप देख रहे हैं, उभार में जीव द्रव्य का जो अग्रभाग है, वो बिल्कुल इस तरह से, ये जो सेप्टा बन रहा था बिल्कुल अलग हो गया ये। इसको बोलते हैं कोनिडियो फोर। और कोनिडियो फोर पर क्या लगा है, कोनिडिया लगा है। और इनके कोनिडिया बार बार बनते जाते हैं। मतलब फिर अब क्या होगा, ये बढ़ेगा और यहाँ फिर एक इस तरह से गोल संरचना बन जाएगी। तो इनके जो कोनिडिया होते हैं, वो उनकी कंडीशन क्या होगी, इस तरह से कोनिडिया इस तरह से बनते चले जाते हैं। और ये कोनिडिया
इस तरह से आपस में एक डिस्क के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस जो आपस में ये डिस्क है इसको किसके नाम, डिसजंक्टर के नाम से जानते हैं, डिसजंक्टर के नाम से जानते हैं, डिसजंक्टर के द्वारा जुड़े रहते हैं ये कोनिडिया। अब ये कोनिडिया क्या होते हैं, ये डिसजंक्टर से अलग हो जाते हैं। मान लेते हैं ये कोनिडिया जो है ये अलग हो गया, ये जो कोनिडिया था रेड बनाया था, चलो येलो कर दो तो, ये जो कोनिडिया थे ये अलग हो गए, हवा के द्वारा अलग होते जा रहा है। और ये जब कोनिडिया गिरते हैं तो ये अगर कभी कभी क्या होता है, ये कोनिडिया डायरेक्ट अंकुरित हो जाते हैं, इस तरह से डायरेक्ट अंकुरित होकर एक एल्ब्यूगो का माइसीलियम बना लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ये कोनिडिया इस तरह से बड़े हो जाते हैं, इनके केंद्रक में विभाजन होता है और कई सारे केंद्रक बना लेते हैं। प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर जीव द्रव्य को एकत्रित कर लेता है इस तरह से, और यह स्पोरेंजियम बना लेता है। यह ये किसकी तरह काम करता है, ये जू स्पोरेंजियम की तरह, जू स्पोरेंजियम की तरह। अब ये जब फट जाता है, ये जब इसको फटता है ये, तो इससे बहुत सारे जू स्पोर निकलते हैं। और कैसे जू स्पोर निकलते हैं, इस तरीके से। ये इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक रोए वाला जिसे टिंसल, और एक विप्लास। ये अब ये जो जू स्पोर, ढेर सारे ये जू स्पोर निकलते हैं, ये जू स्पोर, ये क्या करते हैं, अब ओस की बूंद सुबह के समय, चूंकि जब ये होता है सर्दियों में होता है, ओस गिरती, ओस की बूंद पर ये जू स्पोर तैरते हैं। तैरने के बाद अपने फ्लैजिला त्याग कर गोल हो जाते हैं, और गोल होने के बाद ये अंकुरित होते हैं और नई पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और उसमें पुनः माइसीलियम फैला देते हैं। ये था इसका अलैंगिक जन्म की पूरी कहानी, जो कि हमने इस पिक्चर के माध्यम से, सॉरी, ये आपको पिक्चर के माध्यम से सेम कहानी आपको हमने दिखाई कि ये देखिएगा, ये डिसजंक्टर के द्वारा जुड़े हैं, इंटरकैलरी डिस्क है। ध्यान में आप पूछ भी देता है, इंटरकैलरी डिस्क पाई जाती है, और डिस्क आपसे पूछेगा इंटरकैलरी डिस्क किसमें, तो इसमें देखने को मिलती है, कोनिडिया जुड़े रहते हैं। ये जैसे मुक्त होता है तो कभी कभी देखिए कोनिडिया डायरेक्टली अंकुरित होकर इन्फेक्टेड कर रहा है, कभी कभी कोनिडिया में क्या होता है, विभाजन होता है, बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। प्रत्येक कोनिडिया अब इस जू स्पोरेंजियम की तरह काम करते हैं। अब इसको बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, या चल बीजाणुधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चल बीजाणुधानी बोलते हैं। अब इसके अंदर से इस तरह के जू स्पोर निकल आते हैं, ये ऐसे, एक टिंसल, दो फ्लैजिला वाले, बाई फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेट। आपसे पूछेगा इनके जू स्पोर कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला वाले होते हैं। कहाँ होते हैं, लेटरल साइड पे फ्लैजिला होते हैं। अब ये जो फ्लैजिला होते हैं ये पानी में तैरते हैं और फ्लैजिला त्याग कर गोल हो जाते हैं, अंकुरित होकर संक्रमण कर देते हैं। तो ये था हमारा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो दो तरह था, एक तो जू स्पोर द्वारा, एक डायरेक्ट कोनिडिया द्वारा। तो हमने जू स्पोर द्वारा बता दिया, तो ये इतना बढ़ जाएगा जू स्पोर में, बाई कोनिडिया। तो देखिए इतना कॉमन है, इतनी चीज। ये अगर पूछेंगे बाई कोनिडिया तो इतना कॉमन है, और अगर पूछेगा बाई जू स्पोर तो यहां से यहां तक बाई जू स्पोर हमने लिखा है आगे, बाई कोनिडिया, बाई जू स्पोर। ठीक है, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लैंगिक जनन गैमस टाइप का होता है। लैंगिक जनन कैसा होता है, गैमस टाइप का होता है, यानी क्या होता है, गैमस टाइप का होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ओगोनियम के नाम से जानते हैं। ये पिक्चर लगा है, पिक्चर को हम पुनः आपको बता दें कि पिक्चर की चलो बता देते हैं, इसको आज खत्म कर देते हैं। होता क्या है, वही कहानी। होता ये है कि इनमें जो माइसीलियम होता है उसमें दो जगह उभार आना शुरू होता है। मान लेते दूसरा कलर ले लें, ये कलर थोड़ा सा, ये ले लो। इसमें क्या ना होता, उभार आना शुरू होता है, उसी जगह ये और एक बगल में ये, मतलब जीव द्रव्य एकत्रित होता है, दो उभार आते हैं। जो दो उभार आते हैं, जो बड़ा वाला उभार होता है वो इस तरह फूलकर गोल हो जाता है, छोटा वाला जो उभार होता है वो इस तरह से फूल जाता है, दो उभार आते हैं। इसको, इस संरचना को, जो ये वाली संरचना है, इसको फ्यूचर की ऊगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊगोनियम के नाम से जानते हैं, और इसे एन थ्री डीएम के नाम से जानते हैं।
जो ऊगोनियम होती है ये बढ़कर बिल्कुल गोल संरचना बना लेती है। इस तरह से वो एक सेप्टा पड़ जाता है, अलग हो जाता है। और इसमें जो जीव द्रव्य होता है उसमें एक पतला सा संरचना हो जाती है, और इसमें जो बहुत सारे केंद्रक होते हैं सब गायब हो जाते हैं, बीच में केवल एक केंद्रक बचता है और सारे गायब हो जाते हैं। केवल एक केंद्रक, सिंगल केंद्रक बनता है। तो बाहर वाले भाग को हम पेरीप्लाज्म बोलते हैं, पेरीप्लाज्म बोलते हैं, और अंदर वाले भाग को ऊप्लाज्म बोलते हैं, ऊप्लाज्म। ठीक इसके बगल में ये जो संरचना आती है ये फूल कर बिल्कुल चम्मच लाइक, स्पून लाइक, इस तरह से एक स्पून लाइक संरचना बना लेती है, जिसे हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, तो ये जो गोल संरचना भी बनी थी ऊगोनियम, ये सारे केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, केवल एक केंद्रक इसमें बचा, और इसके बगल में जो ऊगोनियम लगी है, ये चम्मच नुमा जो संरचना है, ये इसमें सारे केंद्रक नष्ट हो जाए, इसमें भी एक बचता है। फिर इससे एक नली निकलती है, ये जिसे जर्म ट्यूब बोलते हैं। इससे एक नली निकलती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब से ये केंद्रक जो है, केंद्रक का कलर चेंज कर देना तब पता चलेगा कौन किसका है। ये कर दो, मान लो इसका केंद्रक रेड वाला है, ये केंद्रक यहां से आता हुआ यहां आ जाता है और ये सूख कर गिर जाता है। अब हमारे पास कंडीशन क्या हुई, केंद्रक आके गिर गया, ये वाली जो कंडीशन हुई, अब हमारे दो केंद्रक है और दोनों, पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोगेमी हुआ, और ये मिल गए दोनों। तो अभी ये यन था और ये यन था, दोनों मिलकर 2n संरचना बना लिए। अब इसके चारों ओर कई सारी परतों का निर्माण हो जाता है। अब इस संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इस संरचना को हम ओ स्पोर के नाम से जानते हैं, ओ स्पोर के नाम से जानते हैं। ओ स्पोर काफी समय तक ऐसी अवस्था में पड़ा रहता है, फिर इसमें होता है मियोसिस, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो जो अभी ओ स्पोर है, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ओ स्पोर के अंदर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, ये इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री के बजाय प्रत्येक केंद्रक हैप्लॉइड होता है। अब ये फट जाता है, इससे एक वेस्किल निकलती है, एक झिल्ली निकलती है, जिसके अंदर जो प्रत्येक केंद्रक होता है वो जूस्पोर में बदल जाता है। प्रत्येक केंद्रक क्या होता है, जूस्पोर में बदल जाता है, किडनी नुमा, और इनमें दो दो फ्लैजला होते हैं। तो इनके जूस्पोर किडनी नुमा होते हैं और इस तरह के दो फ्लैजला होते हैं। फिर ये सारे जूस्पोर मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद ये पानी में तैरते हैं, फिर ये गोल हो जाते हैं, और गोल होकर एक जो नया पौधा है उसमें ये मतलब ये पौधा है उसमें ये अंकुरित होते हैं और उसके स्टोमेटा से प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से ये अपना पूरा लैंगिक जनन कंप्लीट कर लेता है। समझ में आ गया? तो ये था इसका लैंगिक जनन। तो आप अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों समझ गए होंगे, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस तरह से जो प्री प्लानिंग के साथ हमने पढ़ाया, नोट्स बना दिया था जिससे टाइम ना लगे, तो देखिए काफी टाइम बचा और बड़े बड़े डिटेल में हमने दोनों फंगस को आपके साथ शेयर किया। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो एस्परजिलस, एस्परजिलस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेंसिलियम। तो कल दो फंगस लेंगे, एस्परजिलस, एस्परजिलस के बाद पेंसिलियम, और पेंसिलियम के बाद हम लोग लेंगे एगेरिकस, नहीं एगेरिकस लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आस्ट्रेगो लेंगे, आस्ट्रेगो के बाद पक्सीनिया, और पक्सीनिया के बाद वो मार्चेला, और मार्चेला के बाद फिर चलेंगे अल्टरनेरिया, और अल्टरनेरिया के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस, और फिर फंगस हम लोग खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एल्गी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।